जय भीम। स्वागत है आपका हमारी इस खास चुनाव यात्रा में। इस वक्त हम गाज़ियाबाद में मौजूद हैं और मेरे पीछे बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी की रैली चल रही है। वो स्टेज पर अपना अभिभाषण दे रही हैं, अपने समर्थकों को संबोधित कर रही हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनको सुनने के लिए आए हैं। गाज़ियाबाद के कविनगर में रामलीला मैदान में यहाँ पर बीएसपी के जो समर्थक हैं वो लोग यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से वो लोग आए हैं। आपका क्या नाम है? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार, कहाँ से आए आप? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से ही आए हैं। तो बहन जी आप किस ज़िले में आई हैं, रैली कर रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उनके आने से कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा सर। क्या असर पड़ेगा? बहन जी की सरकार बनेगी यूपी में, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी बहन जी। ये तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है ना? हैं जी, प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव। हाँ बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी और 5वीं बार मुख्यमंत्री की। अब ये पिछले चुनाव में बहन जी मुख्यमंत्री बनती, लेकिन ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से बहन जी पीछे रह गई। क्या कह रहे थे आप? बहन जी को लेके दीवानगी देख रहा हूँ मैं लोगों में कि उनको सुनने के लिए आए हैं। तो बहन जी पसंद है आपको? बहन जी हमको क्या, बहन जी तो सर्व समाज को ही पसंद है और सर्व समाज इस बार पूरा भरपूर तरीके से वोट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। और ठाकुर समाज अब और जुड़ गया है क्योंकि ठाकुर समाज जो है इस वक्त नाराज है और वो आने से हमारा प्लस पॉइंट हो गया है। दलित मुस्लिम गठजोड़ तो हमारा पहले से था ही, मगर उसमें ठाकुर समाज का वोट और सर्व समाज का वोट मिल रहा है, तो इससे हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट और अच्छी सीटें आएंगी। और बहन जी किंग मेकर बनेंगी, वही बनेंगी पीएम। इतनी सीटें आएंगी कि उन्हीं को ही बनाया जाएगा पीएम। और हम चाहते भी हैं कि एक बार दलित प्रधानमंत्री भारत में होना चाहिए, क्योंकि बहन जी ने जो यूपी में जो शासन चलाया है वही शासन हम देश में देखना चाहते हैं। और क्योंकि विपक्ष विरोधी जो है सभी के सभी बहन जी के जो शासनकाल जो रहा है, कार्यकाल जो रहा है, उसकी तारीफ करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो बीजेपी में होते हुए भी कहते हैं कि हाँ बहन जी का शासनकाल बढ़िया है, मगर वो कह नहीं पाते और खुल करके नहीं आ पाते। कुछ साइलेंट वोट भी है जो मतलब दिखाई नहीं दे रहा कि कहाँ है, मगर वो अंदरूनी रूप से बीएसपी के साथ आ रहा है। और लेकिन जैसे 2014 में अकेले चुनाव लड़े थे तो एक भी सीट नहीं आई थी। 2019 में गठबंधन करके चुनाव लड़ा तो 10 सीटें आई। इस बार गठबंधन नहीं करना चाहिए था, अकेले चुनाव लड़ेंगे तो कहीं नुकसान नहीं हो जाएगा? देखिए इस बार हम मजबूत हैं, इस बार हम हर साल मजबूत होते आ रहे हैं। गठबंधन वही करता है जो कमजोर होता है। जैसे कि बीजेपी ने पता नहीं 38-40 दलों से साथ गठबंधन किया है, इन्होंने किया है, मगर हमारी बहन जी, हमारा जो बहुजन वोट है, हमारा बहुजन वोट 85% है। अगर उसमें से अगर 60% 50% वोट भी मिलता है और अदर वोट भी हमें मिलता है तो हम लोग सबसे आगे हैं। हर जगह दलित मुस्लिम जो गठजोड़ है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। और उसमें अगर अन्य कास्ट का वोट भी अगर मिल जाता है, ठाकुर ब्राह्मण और बाकी जो और भी अन्य समाज का अगर वोट मिल जाता है तो हम बिल्कुल जीत के कगार पर हैं, बल्कि जीत चुके हैं, ये समझ लीजिए, अगर वो वोट हम पे मिलता है तो। अपर कास्ट का वोट मिलेगा, वो तो भाजपा का सवर्ण वोटर बड़ा कट्टर वोटर बन गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका वोट मिलेगा और 100% मिलेगा गारंटी के साथ। मेरे साथ भी कई आए जो अपर कास्ट के हैं और ये कास्ट नहीं चलेगी। पहले कुछ लोग बहक गए थे, बहकाने में ये हो जाएगा, ये नौकरी लग जाएंगी, सारी नौकरियां तो खत्म हो गई। कहाँ रहे? सारा तो वो कर दिया, ठेकेदारी कर दी। जब ठेकेदारी रहेगी तो जनता तो अपना भूखमरी मरेगी। जब किसी को ये सरकार नौकरी नहीं देगी तो बताओ क्या होगा? जनता का क्या कहाँ जाएगी? गरीब जनता तो नौकरी के बजाय मंदिर पे और उस पे ज्यादा उनका ध्यान है। नहीं, मंदिर देखिए, सुनो, मंदिर हमारी आस्था है, इनकी भी आस्था, किसी की भी आस्था हो सकती है। मंदिर ये मंदिर का लफड़ा नहीं है, ये हमारी आस्था का वो होता है। हम चाहते हैं कि हमारे युवा को नौकरी मिले, हर हालत में किसी तरीका का रोजगार मिले। जब तुमने उद्योगपति उनको सारा रोजगार दे दिया तो हमारे हाथ में तो कटोरा दे दिया। हम करेंगे क्या? बताओ, हमारे बच्चे क्या करेंगे? हम इतने दिन से संघर्ष करते आ रहे हैं, किसी तरह हमारे बच्चा पढ़ लिख गया बच्चा, अब बच्चे की नौकरी नहीं है। मेरे बच्चों ने आपका मास कम्युनिकेशन कोर्स करा है, मास कम्युनिकेशन कोर्स किसी कंपनी में जाते हैं, बताइए कितना बड़ा डिप्लोमा करने के बाद बच्चा, और हमारा बच्चा 1200 रुपए की 12,000 की तनख्वाह करेगा। आप ही बताइए, आप भी एक पत्रकार हैं, आप भी उससे हो पत्रकारगिरी में, और मेरा बेटा भी मास कम्युनिकेशन कोर्स करा है, तो बताइए क्या 12,000 या 18,000 में क्या हो जाएगा? बताइए मुझे, हो सकता क्या? ये उद्योगपतियों को तुम बेच दिया, या आप भी उनके अंडर में काम कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? बताइए। मैं तो ये चाहता हूँ कि देश को तरक्की पे ले जाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं, देखो ये गलत चीज है, तरक्की पे नहीं है। यदि तरक्की पे होता तो हमें दुख नहीं होता। हम भी मान लो, हम भी बहक गए, कुछ और भी बहक गए, अब नहीं बहकेंगे। बहुत कुछ बहक चुके हैं, अब नहीं बहकेंगे। अब बहकने का मोदी बहका नहीं पाएगा। अरे एक बात बताओ, जब 2014 में हमारी सरकार आई थी, हमारे ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था
आज 205 लाख का करोड़ है। जो आज जो बच्चा पैदा होता है ना, वो 140 लाख रुपए कर्ज लेके पैदा हो रहा है। ये कुर्बानी है देश की विकास के लिए, विकसित भारत कौन बनाएंगे। सी कुर्बानी है? कहाँ है कुर्बानी? भाषण नहीं सुनते मोदी का। वो सब फेक है। मोदी जी बोलते हैं क्या? मोदी जी कठपुतली हैं, वो कुछ नहीं बोलते। उनके आगे जो टाइप राइटर लगे थे, सिर्फ उनमें देख के बोलते हैं मोदी जी। कहीं मोदी जी को सामने देखा है? इधर देखेंगे या इधर देखेंगे, वो सामने देखे कभी बात नहीं करते। उन्हें पता क्या कहते हैं? अरे सुनो, पता क्या कहते हैं? गुजरात में पेट्रोल 57 रुपए लीटर, यानी कि 97। उनको 57 और 97 अंतर नहीं है। यदि अपने भाषण को बोलने 97 97 97 तो सही, वो हिंदी में कहते हैं कि गुजरात में पेट्रोल 57 रुपए लीटर है, और इंग्लिश में कहते हैं यानी 97 रुपए लीटर, यानी कि एक बात बोलने में दो अंतर। ऐसा क्यों? देखो, अगर देश का राजा अनपढ़ होगा तो देश में बेरोजगारी महामारी चलेगी। मैं किया उन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में DU से। ये झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला ना हमारे यहाँ से किया। इंटरव्यू में कहा था उन्होंने कि मैंने 25 साल तक भीख मांग के खाया है। तो कब पढ़ाई कर ली? जब उनकी जो बता रहे हो, उन्हें पॉलिटेक्निक जो MA किया है, उस टाइम में तो कंप्यूटर का मार्कशीट ही नहीं थी, हाथ की मार्कशीट आती थी। तो कहाँ से कर ली उन्होंने? उनकी कह रहे हैं फेक डिग्री है। ठीक है, ये सबको बेवकूफ बनाते हैं। मोदी जी के हाथ में कुछ नहीं है, वो हमारे प्रधानमंत्री कठपुतली हैं। जैसे कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह दूसरे के हाथ में है, इसी हिसाब से मोदी जी हैं। वो जीत कैसे जाते हैं? 2 बार जीत गए। ये गाजियाबाद में जहाँ खड़े हैं, जितनी बार चुनाव हुए हर बार बीजेपी जीती है। 3 बार चुनाव हुए, तीनों बार EVM, ये सारा मुद्दा EVM का। जिन्होंने 25 लाख EVM चुरा के रखी है ना, वो दबका रखे। जहाँ इस बार नहीं डाल देंगे, इस बार भी तो EVM से हो रहा है। देखो, आप कैसे करोगे? आप कैसे रोकोगे? MP, राजस्थान, जितने भी अगर गुजरात में चुनाव हुए थे ना, उनमें जितनी फेक वोट पड़ी थी सारी EVM जला दी। क्या एक बात है, बिना शॉर्ट सर्किट के EVM जल गई क्या? नेता की डिग्गियों में EVM पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप निष्पक्ष चुनाव चाहते हो, सिर्फ बॉल पेपर यानी कि बॉलेट पेपर से अगर चुनाव होता है तो वो एक निष्पक्ष होता है। ठप्पे वाला नहीं, EVM से कराओ ना। EVM से आप चुनाव कराओ, लेकिन जो PPPAT मशीन है उसकी गिनती कराओ, पर्ची की काउंटिंग कराओ ना। अब EVM तुम चुनाव तो EVM से होता है, लेकिन EVM जो PPPAT मशीन है उसकी वो से चुनाव ही नहीं होता। नहीं करते। चुनाव आयोग कहता है हम वो हक जाने की EVM की पर्ची नहीं गिना सकते। क्यों नहीं गिना सकते भाई? बोले कि पुराने उसमें पहुंच जाएंगे जो मोहन लगा के चुनाव कर देते। ये तो गलत है ना। आप लोगों को भरोसा नहीं EVM पे? EVM पे तो हमें शुरू से भरोसा नहीं है, क्योंकि EVM जो है वो गड़बड़ी कर रहा है। अभी वकीलों ने जो आंदोलन किया था, उसमें मैं एक बात और कहूँगा, जो वकीलों ने जब ये आंदोलन किया था उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने क्या लोगों को डाइवर्ट करा। वो भी नहीं चाहते कि करना EVM बैन हो। अगर EVM बैन होते तो वो सीधे कहते कि जितनी जनता है वो सब चलो वहाँ पे सड़कों पे, जंतर मंतर और जहाँ जहाँ आंदोलन हुए थे वहाँ पे जाना चाहिए था। मगर उन्होंने, राहुल गांधी ने क्या करा, लोगों को डाइवर्ट कर दिया। भारत जोड़ो यात्रा करते रहे और वहाँ पे EVM का आंदोलन करा होता रहा। जब भी लाखों की संख्या में वहाँ पे लोग पहुँचे, मगर जब गूंगी बहरी सरकार होती है तो वो सुनने को राजी नहीं होती। और भानु प्रताप जी ने भी कहा था कि ना हम EVM को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, बाद में वो भी सपा के से टिकट लेने के लिए चले गए, तो उन्होंने अपनी बंद कर दिया। महमूद प्राचा जी कैसे बचे, जो आखिर तक लड़ाई लड़ रहे हैं और लेकिन इस बार तो चुनाव EVM से हो रहा है ना। आप तो गिनवा रहे हो कमियां, वोट तो EVM पे ही डालोगे। क्या करें, वोट तो डाल रहा, मगर अब की बार सख्ताई करेंगे और अब की बार जो पूरा निगरानी रखेंगे हर रास्ते पे और स्ट्रांग रूम के बाहर वहाँ पर एक पहरा बिठा के रखेंगे और देखेंगे कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है। हम अपने स्तर से चेक करेंगे, प्रशासन तो नहीं करेगा, मगर हम अपने स्तर से करेंगे। और हर प्रत्याशी को ये काम करना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्याशी 1 महीने मेहनत करता है उसको 1 महीना और मेहनत करनी है। अगर वो 1 महीना और मेहनत कर लेगा तो हम बिल्कुल कामयाब होंगे और बीजेपी विजय धराशायी होगी। तो ये बसपा समर्थक है। यहाँ पर समर्थकों का कहना है कि बहन जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो सत्ता में आएगी और उनके अच्छे सांसद आएंगे। हालांकि EVM पर भरोसा नहीं है। EVM को लेकर ज़रूर सवाल उठाए जा रहे हैं कि चुनाव निष्पक्ष अगर कराने हैं तो बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। बसपा अध्यक्ष मायावती भी कई बार ये बात कह चुकी हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव हो तो निष्पक्ष चुनाव होगा, और EVM पर वो सवाल उठा चुकी हैं। लेकिन इस बार भी चुनाव EVM से ही हो रहे हैं। इसलिए कौन जीतता है ये तो तब पता चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें।
आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़-बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़-बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।